मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमारे जो गेस्ट जो हमारे साथ आज के जुड़ रहे हैं उनके बारे में प्रियदर्शनी नायक सर हैं और प्रिंसिपल हैं एंड एकेडमिक्स हैं और हेड ऑफ डून पब्लिक स्कूल इंडिया के एमएससी ऑनर्स बीएड पीएचडी इन स्कूल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिंस 1994. ही इज़ एन वेल नोन एजुकेशनिस्ट कंसल्टेंट मेंटर एंड मोटिवेटर एंड स्टूडेंट स्ट्रेटेजिक सीबीएसई रिसोर्स पर्सन है और रीजनल कोऑर्डिनेटर है एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और साथ ही साथ ये फाउंडर एंड चेयरमैन है ऑफ सीईओ फाउंडेशन एंड ट्रस्ट ट्रेनिंग एंड असेसमेंट यूनिट के. नमस्कार सर, मैं आपको जोड़ रहा हूँ. कुछ ही देर में हमारे साथ सर जुड़ने वाले हैं और सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. नमस्कार सर, आप मेरे को देख पा रहे हैं? आपको मैं देख पा रहा हूं, लेकिन शायद मेरा वीडियो आ रहा है. नहीं सर, आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है. मेरे ख्याल से आपने जो कैमरा है वो रोटेट किया हुआ है. आप कैमरे को पहले आप अपनी तरफ करिए, मेरे ख्याल से फ्रंट कैमरे की तरफ करिए आप. जी सर. नमस्कार सर, एक बार फिर से आगरा शहर चैनल पे. और मैं अभिषेक कपूर आगरा शहर पेज से, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं. एजुकेशनिस्ट हैं आप और आपके बारे में मैंने बताया है आगरा शहर में, क्योंकि आप आज का जो महत्वपूर्ण होने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर सर. और एक बार से सर फिर से आपका स्वागत है आगरा शहर के पेज पे. सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ. जी 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 सर. सर आज का चर्चा एक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई फैक्ट हमको क्लियर ना हो, जब हमको पता ना हो, तो उसके लिए बोलना नहीं चाहिए. तो उसी को लेकर के चर्चा में सर मैं चाहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत बवाल भी हुआ है और बहुत कहना चाहिए बहुत लोगों ने अच्छी राय भी दी है, पॉजिटिव पॉइंट भी दिए हैं. लेकिन सर 1986 के बाद अचानक इतने सालों बाद ये पॉलिसी आना, वो भी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या सर आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ हम लोग पीछे कुछ देर हो गई हम लोगों को आने में और कुछ टाइम लग गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के? और अगर ये आई है तो सर क्या इसका विजन है जो कि स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है, वो हम चर्चा में आपके साथ इसके बारे में जानेंगे. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. सर नाउ द फ्लोर इज नाउ फॉर यू. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. पहले तो मैं गौरव जी को धन्यवाद देता हूं कि एक वंडरफुल इनिशिएटिव लेना, और आगरा शहर मेरा बहुत प्यारा है, बहुत उसमें कनेक्टेड हूं मैं. और मैं चाहूंगा कि इस विषय में मंथन चर्चा लगातार होना चाहिए. स्कूल एजुकेशन सेक्टर में जो ये बदलाव आया है, देश को जो नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने जो मंजूरी मिली है 34 साल के बाद, ये बिल्कुल सही है. आपको याद दिलाऊं कि 1968 में जब इंदिरा गांधी की का गवर्नमेंट था, उसी समय वो पहली बार इस एजुकेशन पॉलिसी में डिस्कशन हुआ. फिर 1986 में शिक्षा नीति को लागू की गई थी, और उसके बाद 34 साल लग गए. 34 साल के बाद करीबन 1992 में आप एक बार बात कर सकते हैं, 1992 में थोड़ा सा चेंजेस, स्लाइट चेंजेस उसमें लाया गया. लेकिन उसके बाद से लगातार कोशिश रही कि इसमें अमल किया जाए, पॉलिसीज में बहुत सारी चीजें लेके आया जाए. देश की शिक्षा में काफी क्रांतिकारी बदलाव कर दिए गए हैं. ये शिक्षा नीति बदली जरूर है, बहुत सारी चीजें इसमें इंप्लीमेंट किया गया. आज हम उसमें चर्चा जरूर करेंगे. आपको पहले तो ये जरूर बताऊं कि ये एक वेलकम मूव है. मैं ये कहना चाहूंगा कि 1968 से जर्नी स्टार्ट हुआ, 1986 से कोठारी कमीशन ने इनको ये सब चीज करा, लेकिन आफ्टर 34 इयर्स सो वंडरफुली ये पॉलिसी आया है. आपको मैं ये बताना चाहूंगा एज एजुकेशन, एज एन स्कूल एजुकेटर, पॉलिसी तो बहुत अच्छा है, कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाए, एग्जीक्यूशन में लाया जाए और प्रॉपरली एक्शन प्लान में लाया जाए. आई थिंक एक्शन प्लान लाने के लिए स्कूल एजुकेटर, स्कूल लीडर्स ही रेस्पॉन्सिबल है. अगर हम इसकी एक्शन प्लान प्रॉपरली प्लान करें और बहुत कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी लाने वाली है एनसीईआरटी। और जब ये आ जाएगा, आई थिंक जो हमारा शिक्षा नीति है, जो आप कह रहे हैं, कस्तूरी रंजन जी के जो हेडेड में जो मेनी एक्सपर्ट्स उसमें बैठ के ये पॉलिसी करा है। आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ पॉलिसी एक पेपर में नहीं है, इसमें काम करने के लिए बहुत से लोगों की राय भी ली गई है। ये पहला एक ऐसा पॉलिसी है जो भारत के प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि इसमें सब तरह के लोग उसमें इन्वॉल्व हों, और इसमें ग्राम पंचायत से लेके सभी पंचायत लोगों को के पास भी ये पॉलिसी गई है, उनसे भी फीडबैक लिया गया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो विजन, जो पॉलिसी के लिए हमारा फोरम भी, सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट फाउंडेशन भी एक विजन डॉक्यूमेंट, इसको भी एनसीईआरटी को और मिनिस्ट्री को भी प्रोड्यूस करा था। तो ये आपको ये कहना है कि इसमें मंथन बहुत हुआ है। इसके मंथन के बाद सबको ये बताने की कोशिश करूंगा, ये स्कूल एजुकेशन पहले था, इसके बाद हायर एजुकेशन शिफ्ट था, लेकिन अभी स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के साथ एग्रीकल्चर एजुकेशन, लॉ एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, एजुकेशन इन एवरी एस्पेक्ट इज इंक्लूडेड। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ ये सिर्फ किन बच्चों के लिए, जब हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, ये सिर्फ बच्चों के लिए और बच्चों को जीवन में कैसे बदलाव लाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी बच्चे के जीवन में क्या बदलाव लाएगा, पढ़ाई में क्या बदलाव लाएगा, पढ़ाई के साथ साथ क्या इसमें लाइफ स्किल्स, अदर स्किल्स उसमें इंक्लूडेड है, ये सब चीज इसमें लाया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आपको पता होगा कि आर्ट, म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट ये करिकुलम के अलग होते थे, लेकिन अभी ये सब चीज, जैसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हर जगह करते हैं, लेकिन करिकुलम के बाहर था, अभी आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, एक्स्ट्रा करिकुलर जो सभी है, वो हर चीज करिकुलम में लाया गया है। तो ये बहुत ही वेलकम मूव है। एंड आई थिंक मैंने जैसे बताया कि अगर इसको प्रॉपरली अमल में लाया जाए तो ये 34 साल के बाद जो शिक्षा की जो पॉलिसी आई है, ये बहुत बढ़िया है। और नई शिक्षा की भारतवर्ष में इसकी शिक्षा नीति की जरूरत थी। अब नई नीति में पढ़ेगा इंडिया, मेरा ये कहना है, नई नीति में पढ़ेगा इंडिया। और आजकल जो हम बच्चों को बोलते हैं खेलो कूदो और पढ़ो, तो वो सिस्टम अभी इंप्लीमेंट होने वाला है। पहले सालों में हम लोग 10+2 स्कीम पहले थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ये बोला है कि छोटे बच्चों को हम प्री नर्सरी में खेलो कूदो और पढ़ो, इस कॉन्सेप्ट में जो ये पॉलिसी आया है, आई थिंक ये बहुत वेलकम पॉलिसी है। और हम एजुकेटर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स इसको लग के अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें, अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करें, आपको गौरव जी ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो सीसी था, जो सीसी, गौरव जी ये बताऊं कि जो सीसी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो एक एग्जामिनेशन रिफॉर्म आया था, वो रिफॉर्म भी सही तरीके से नहीं चल पाई। इसका ये कारण है कि प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन करने का, एक्शन प्लान लेने का ये प्रोसीजर सही नहीं हो पाया। तो अगर ये पॉलिसी को हम लोग सब सही समझें और प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें, ये एक वंडरफुल पॉलिसी होगा। सर कहीं ना कहीं अगर मैं ये बात बोलूं कि जैसे मैनिफेस्टो में था प्रेजेंट गवर्नमेंट का, 2014 में प्रेजेंट गवर्नमेंट जब आई थी, तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि क्या उन्होंने यही बदलाव पहले अगर करती, इनिशिएटिव लेती, क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट आई है उसके बाद अगर ये शिक्षा नीति में कोई बदलाव हुआ है तो कहीं ना कहीं बदलाव अच्छा हुआ है और क्रेडिट भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जाना चाहिए इसके लिए? गौरव जी, ये थोड़ा आपका साउंड शायद ब्रेक हो रहा है, इस ब्रेक के कारण अगर आप क्वेश्चन को रिपीट कर दें थोड़ा। जी 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 सर, प्लीज बताएं। जी मेरे ख्याल से कनेक्शन थोड़ा, हाँ जी सर, हाँ आप सुन पा रहे हैं सर? अभी सुन पा रहा हूँ, फिर से क्वेश्चन दोहराएं। मेरे ख्याल से सर आपका वॉल्यूम थोड़ा लो है, तो आप उसको वॉल्यूम थोड़ा उसको बढ़ा लीजिए, क्योंकि आवाज हमारी आपके ठीक है, नहीं आप, हाँ जी जी सर, हो गया। फिर से आप क्वेश्चन को बोल दीजिए। सर आपकी आवाज फिर से धीमी हो गई है। क्या अभी आ रहा है आपकी आवाज? मेरी आवाज आ रही है?
जी सर। अभी आ रही है मेरी आवाज? नहीं सर, आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है, लो आ रही है आवाज आपकी आवाज। अब देखिए आवाज। हाँ, मेरे ख्याल से सर डाउन हो गई, जैसे पहले आपकी आवाज आ रही थी वैसे अभी ये डाउन हो गई है सर। ये अभी आ रही है? नहीं जी सर। आ रही है अभी आवाज? नहीं सर, बहुत डाउन है मेरे ख्याल से, आप उसको वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए। आवाज सही है? मेरे ख्याल से ईयरफोन सर आपका मेरे ख्याल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या तो ईयरफोन को हटा के सर एक बार आप देखते। आवाज मैं सुन पा रहा हूं सही से। सर नहीं आ रही आवाज। मैं आपका आवाज पूरी तरह से सुन पा रहा हूं। जी हाँ, सुन पा रहे हैं। मुझे लग रहा है सर आपका माइक जो है, इसका ईयरफोन का माइक सर, वो आप सर मेरे ख्याल से पकड़ लीजिए या तो, क्योंकि उसी से। हाँ ये देखिए आवाज आ रहा है अभी? ठीक सर। हाँ अभी आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है आवाज। ओके। हाँ आप क्वेश्चन को रिपीट करें। जी सर, मेरा ये सवाल था सर आपसे कि कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट 2014 में जो मैन्युफेस्टो में जिस तरीके से जिक्र किया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, तो हाँ प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो मेंशन किया था वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो करके दिखाया है। और इस टाइम अगर हम कहें कि क्रेडिट अगर दें इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं ये सही होगा कि ये शिक्षा नीति पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पिछड़ी दिख रही है, क्योंकि उन लोगों ने इसको लेकर के कोई आगे इनिशिएटिव नहीं ले पाए थे। देखिए अगर हम इस पॉलिसी को और थोड़ा पीछे चलें तो हमारे मंत्री जो थे श्रीमती स्मृति ईरानी ने ही इसको 2014 से इसको शुरुआत करा था, उसमें ऊपर डिस्कशन चालू करा था। और बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस मैंने आपको पहले भी बताया कि 1992 से स्लाइड चेंजेस होते रही हैं और 1986 से बाद थोड़े थोड़े चेंजेस है, लेकिन उसमें काम अमल नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसके बाद 2014 से स्पेसिफिकली स्मृति ईरानी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको इंटरेस्ट लेना शुरू करा और उस पॉलिसी को चेंजेस लाने की कोशिश करी। और मैं बिल्कुल इसमें सहमत हूं। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी चल रही है भारतीय जनता पार्टी का, या प्रधानमंत्री जी के जो नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, वो विजन बहुत क्लियर है कि एजुकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज मिस अगर भारतवर्ष में अगर सक्सेसफुल ला सकता है, एक भारत को एक सशक्त भारत, एक अच्छा भारत बना सकता है, तो अगर एजुकेशन को अगर सही कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उसी को फोकस लेते हुए पूरी गवर्नमेंट ने काम करा। और अगर इसको सही तरीके से, मैंने जैसे बताया कि पहले जीडीपी बहुत कम था, शिक्षा के ऊपर में खर्चा कम हो रहा था। अगर अभी जो जीडीपी 6% खर्चा करने के लिए बोले हैं, अगर ये सही तरीके से सही मायने से होता है तो आई बिलीव ये बहुत अच्छा होगा और एजुकेशन सेक्टर भारतवर्ष में बहुत अच्छा होगा। और 2030 तक जो अभी मैंडेट लिया गया है कि एजुकेशन फॉर ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट विजन है प्रधानमंत्री जी का। और अगर ये पूरा कर पाते हैं तो आई थिंक हमारा एजुकेशन सारे विश्व में बहुत बढ़िया होगा। और इस भारत सरकार की जो अभी चेंजेस, तो बहुत सारे चीजें हो रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने भी अपना नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय जो अभी चेंज होके अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। वैसे ऐसे टाइप ऑफ चेंजेस होना जरूरी है और ये साधुवाद है, ये बहुत वेलकम मूव है कि बहुत अच्छा करिकुलम और प्लानिंग जो अभी एनसीएफ आने वाला है वो आएगा। और हमारे जो बच्चे के लिए जो स्पेसिफिकली हमने बात कर रहे हैं, एजुकेशन उनके लिए होगा, पेरेंट्स के लिए एक कंफर्ट जोन वे, उनके लिए बच्चों को एक अच्छा दिशा मिलेगा। आई थिंक ये सब पॉसिबल हो सकता है। सर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हाईलाइट है इसको लेकर के ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट पे, जो स्टूडेंट की डेवलपमेंट पे काफी फोकस किया गया है इस पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। देखिए असेसमेंट, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, अगर असेसमेंट की बात करें,
उस असेसमेंट में बच्चे को कैसे वो एग्जामिनेशंस या कैसे क्या देगा उसके ऊपर ज्यादा और असेसमेंट सिर्फ प्रोफेशनल वे में नहीं होता है, लेकिन उनको सही तरीके से अगर प्रॉपरली एग्जामिन करें, प्रॉपरली प्रोसेस वे में उसको करा जाए तो बहुत डेवलप में हो पाएगा। उसी का फोकस इन्होंने इस करिकुलम और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रखा है। और मेरा ये कहना है, जो असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, तो ऑल स्टूडेंट्स विल टेक एग्जामिनेशन इन class 3, class 5, class 8, which will have or which will test the achievement of learning outcomes basically। वो ये बोलना चाहते हैं कि क्लास 3 और क्लास 5, 8 में लर्निंग आउटकम्स हो, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड रियल लाइफ सिचुएशंस को समझते हुए बच्चे आगे पढ़े। तो बोर्ड एग्जाम्स स्पेसिफिकली 10 और 12वीं में जो सब लोगों का बहुत सारे ये चीजें था कि 10वीं एग्जाम होगा कि नहीं, तो बोर्ड एग्जाम फॉर ग्रेड 10 एंड 12 विल बी कंटिन्यूड, ऐसा ही एग्जामिनेशंस होंगे और बोर्ड एग्जाम विल बी मेड इजियर। वो इनका पॉलिसी में ये इतना समझ में आ रहा है कि द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी मोर इजियर एंड दे विल हैव टेस्ट प्राइमरीली ऑन कोर कैपेसिटीज या कोर कॉम्पिटेंसीज के ऊपर में होगा, rather than the मेमोराइजेशन पार्ट जो रोट लर्निंग मेथड्स में होता था, उस रोट लर्निंग मेथड में न होके वो असेसमेंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बात कर रहे हैं। और विथ रिगार्ड टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ, जैसे कि उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट हॉलिस्टिक होगा, 360 डिग्री मल्टीनेशनल मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी जिसमें कि कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन्स और साइकोमोटर डोमेन्स को रिफ्लेक्ट किया जाएगा, वैसे टाइप ऑफ रिपोर्ट कार्ड। और बेसिकली मैं 3 चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो बहुत वेलकम मूव है कि द रिपोर्ट कार्ड विल हैव ए सेल्फ असेसमेंट हो, पीयर असेसमेंट हो और टीचर असेसमेंट। पहले हम लोग सिर्फ टीचर असेसमेंट को फोकस करते थे, अब इसमें पीयर असेसमेंट भी होगा और इसमें सेल्फ असेसमेंट की पॉलिसी भी इंप्लीमेंट की जाएगी। तो इसमें क्या कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ असेसमेंट, there will be a transforming of assessment will happen in the days to come। ये मैं बताना चाहूंगा। सर एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज पे हम लोग फोकस काफी किया जाता है, चाहे वो स्टूडेंट की एक्सपेरिमेंट लैब्स रही हैं, चाहे कुछ भी रही हैं। एजुकेशन को लेकर के हमेशा हम बोलते हैं कि लाइव प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए स्टूडेंट को, जिसमें कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या ये हाउ क्लासरूम एक्टिविटीज इन दिस new education policy will shift in the experimental learning, sir? You see, हर स्टेज में प्रैक्टिकल लर्निंग की बहुत जरूरी है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल बी अडॉप्टेड। अगर आप लाइफ सिचुएशंस को कनेक्ट करते हुए अगर टीचर क्लासरूम में पढ़ाएगा तो टीचिंग बिकम्स मोर इफेक्टिव। तो इसीलिए फोकस अभी ज्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग में लिया गया है और विच विल इंक्लूड, उस एक्सपीरियंशियल लर्निंग का क्या है, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज होगा, इसमें आर्ट्स इंटीग्रेटेड होंगे, इसमें स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन होंगे और बेसिकली जो टीचर अपना टीचिंग करेगा वो स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी और स्टैंडर्ड यू कैन एजुकेशन पॉलिसी को बोलते हैं इफेक्टिव तब होगा जब आप उसको स्टोरी टेलिंग मेथड में बच्चों को पढ़ाएंगे और एजुकेशन इंटीग्रेट होगा थ्रू, एज आई टोल्ड यू कि इट मे बी स्पोर्ट्स, इट मे बी आर्ट्स, वो सभी में इंटीग्रेट हो पाएगा। तो क्लासरूम ट्रांजैक्शन, जो क्लासरूम इंटरेक्शन होता है, अगर वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होगा और वो कोलैबोरेटिव वे में लर्निंग होगा तो वो आपका जो मैं आपको बोला एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसमें बच्चा ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करता है, रोट लर्निंग मेथड में जाता नहीं है। क्योंकि आजकल हम ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई इसको रट लो और फिर आपका एग्जाम हो जाएगा तो खत्म है। बट अगर आपको एक सक्सेसफुल एजुकेटर या सक्सेसफुल स्टूडेंट बनाना है तो असेसमेंट should not be only in the way of rote learning, आप उसको एक्सपीरियंशियल वे में कनेक्ट करना है। इसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इंक्लूड करना है, आपको ऑल सॉर्ट ऑफ जो मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स नीड टू हैपन।
क्या सर ये आपको नहीं लगता कि बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर के जिस पे चर्चा हो रही है, स्टूडेंट्स काफी इसको लेकर के हाईलाइट भी किए हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अब वैसा टफ कंपटीशन नहीं रहा करेगा जो पहले होता था, जैसे हम लोग बोर्ड कंपटीशन में पढ़ पाते थे। लेकिन अभी जब जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम बात करें तो वहां सेमेस्टर की बात करी गई है, सेमेस्टर बेस्ड लर्निंग हो जाएगी। और कहीं आपको नहीं लगता कि कंपटीशन जो हम और आपने जो फेस किया है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी रहा करेगा इसके लिए अब के टाइम पे? यू सी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा जो आप बोल रहे हैं कि आसान हो जाएगी या वो बहुत इजी हो जा रहा है, टफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारा ये मानना है जब बच्चा अप टू एट द एज ऑफ 16 साल, आप 16 साल तक पहुंचते बच्चा 10वीं देता है, 18 साल तक पहुंचते 12वीं देता है। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में माने जो बदलाव लाए गए हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में, उसका महत्व मैं ये बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा के महत्व को कम किया गया है। कई अहम सुझाव इसमें आए हुए हैं, जैसे आप जैसे अभी कहा आपने परीक्षा कराना है लेकिन वो सेमिस्टर हिसाब से होगा। ऑब्जेक्टिव और वो को बोलते हैं कि सब्जेक्टिव श्रेणी में उसको डिवाइड कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जो छात्रों को आपने फोकस करा है। पहले हमारे जमाने में बोर्ड परीक्षा को बहुत स्ट्रेस दिया जाता था, लेकिन मेरा ये मानना है अगर बच्चे का आपका क्वालिटी, बच्चे का अगर इंटेलिजेंसी, बच्चे का जो साइकोलॉजिकली वो आप देखते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपको 10वीं में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फोकस 12वीं में होना चाहिए। 12वीं में अभी भी आप देखेंगे 12वीं के बोर्ड परीक्षा में वही फोकस रहेगा। शिक्षा नीति में यह कहा गया कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षा में प्रैक्टिकल मॉडल और ज्यादा फोकस करते हैं कि बच्चा को एक्सपीरियंशियल लर्निंग वे में वो पढ़े और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने में उसको इजी हो जाए। सो नई शिक्षा नीति तो ऐसा नहीं है कि वो 10वीं बोर्ड को बिल्कुल हटा दे रहा है। 10वीं बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे बट उसकी इंपॉर्टेंस कम होगी, उसकी फोकस ज्यादा बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सिचुएशन पे उसको ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो इसमें बदलाव तो जरूर लाया है फोकस, क्योंकि आपने बहुत सारे एरियाज में देखे होंगे बच्चों को कि 10th में उनको स्ट्रेस होता है, कंस्ट्रेन होता है। तो ये सब चीज देखते हुए बोर्ड ने ऐसा डिसीजन लिया है। आप लोग को ये भी पता होगा कि भारत में बहुत फेनोमिनल वर्क इज गोइंग ऑन इन इंडिया, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम चाइना से लाते हैं, फिनलैंड से लाते हैं। वो सब एजुकेशन, जैसे आपने देखा होगा कुछ सालों पहले नो डिटेंशन पॉलिसी आ गया था, वो कहीं दूसरे शहर से आता है, लेकिन बिलीव मी phenomenal work is happening in India, but why to you can bring up those policy from other countries, but we need to work it out what policy is going to work in India. But as far as 10th and 12th के examinations का है, focus 12th में वही चीज रखा गया है। आपका 12th के एग्जामिनेशंस होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वही होंगे, लेकिन 10th के एग्जामिनेशन को थोड़ा उन्होंने इजी करा है कि जो बच्चे 16 साल के होते हैं उनके लिए साइकोलॉजिकली वो स्ट्रांग हो जाएंगे, उनको ज्यादा फोकस करा जाए कि वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को फोकस करें, ज्यादा रोट लर्निंग में ना जाए। सर एक सवाल ऑडियंस की तरफ से भी एक आया है कि सर वन क्वेरी इज दैट व्हाट इफेक्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन कॉलेज एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम्स? देखिए ग्रेजुएशन या जो आपका जो कॉलेज एजुकेशन बात करें, उच्च शिक्षा ऊपर में ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम इन्होंने इंक्लूड करा है। तो ये जो ग्रेजुएशन की 3-4 साल की डिग्री में आपको ये इसमें बता दूं कि 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। मतलब क्या है कि उनको, आपको ये पता है कि जो 1 साल के बाद वो कोई ड्रॉप आउट कर लेता था, वो कर नहीं पाता था, तो ये जो उन्होंने ये सिस्टम कर दिया कि अगर 1 साल में बच्चा क्लियर कर लिया है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट कोर्स। 2 साल के बाद उसको डिप्लोमा कहा जाएगा और 3-4 साल के बाद उसको डिग्री मिल जाएगी।
ये छात्रों के हित के लिए ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ड्रॉप आउट इसमें देखा गया है। तो आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ना था तो 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश अगर आगे नहीं पढ़ पाया तो उसका क्या हो कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम उन्होंने बनाया है। ये आपको समझना है, वो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्या है। बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी पॉसिबल है, व्यवस्था लागू किया गया है। कब भी अगर वो एंट्री एग्जिट कर लेता है तो फिर बाद में फिर से वो एग्जिट कर लेगा, माने एंट्री कर लेगा, मेरा ये कहने का मतलब है। तो ये एंट्री एग्जिट का एक सिस्टम ऐड किया गया है। और प्लस अगर कैंडिडेट 1-2 साल 3 साल में अगर वो कहीं ब्रेकआउट होता है तो उसको इंडिविजुअल वो जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री वैसे चीजें उनको मिलती जाएंगी। सर एक सवाल और कि स्टूडेंट्स काफी क्वेश्चंस कर रहे थे कि इसको लेकर के कि अगर पीएचडी परस्यू करना है तो आज के टाइम पे जैसे इन्होंने एक निकाला है कि एमफिल को इन्होंने स्क्रैप ऑफ कर दिया गया है, तो उनके लिए ऑप्शन क्या रहेगा इसको लेकर के कि अगर पीएचडी परस्यू करना है तो उसके लिए पीजी के बाद वो कर सकते हैं या पीजी के, मतलब वो बहुत कंफ्यूजन है उनके लिए, उसको लेकर के सर आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? इसमें देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया। ये बहुत सिंपल सी बात है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधा पीएचडी करेंगे। तो 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं हमारे आगामी जो बच्चे अपीयर करेंगे। सो नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म किया गया है। यही एक बड़ा बदलाव हम शिक्षा नीति में मानेंगे। एमफिल सिस्टम नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं सर अगर हम माने तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बहुत जटिल नहीं है जैसे हम लोग सोच रहे हैं, और अगर हम लोग समझे उसको तो वो काफी हमारे लिए कहना चाहिए कि इजी है। लेकिन कहीं ना कहीं सर ये भी कहना पड़ेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के जैसे पहले मेहनत जो करनी पड़ती थी वो इसमें मुझे लगता है नहीं दिख रही है, क्योंकि आप जैसा आपने बताया कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि एक इजी हो गया, और साथ में एक अच्छी बात है कि अगर आप 1 साल करते हो, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो 1 साल तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा, और आपका अगर डिग्री आगे परस्यू करना है तो आपको 4 साल आप उसके लिए जब हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा बदलाव आया है, क्योंकि कभी कभी एक ऐसा होता था कि कुछ लोगों को छोड़नी पड़ती थी परीक्षा अपनी 1 साल बाद 2 साल बाद, तो वो उनका वैसे ही रह जाता था। लेकिन इसके लिए क्या किया गया है, जैसे कि सर आपने बताया कि वो लोग आगे भी वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। एब्सोल्युटली, जो साल आपका रह गया उसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है जिसको मानना पड़ेगा। और सर इसको लेकर के मैं एक और चर्चा में लेना चाहता हूँ सर, क्या ऑनलाइन एजुकेशन सक्सेसफुल रहेगी हमारे लिए? देखिए, इस पैंडेमिक सिचुएशन में कभी शिक्षक सोचा नहीं था, जो शिक्षक और बच्चों को हम स्कूल में मोबाइल फोन अलाउ नहीं करते थे, बच्चे को मोबाइल फोन अलाउ नहीं करते थे, शिक्षक के लिए एक अलग सा बॉक्स बनता था, अगर आप स्कूल लेके आए मोबाइल उसमें अंदर रखें। लेकिन जब बच्चा घर पे है, जब शिक्षक और बच्चे आमने सामने फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो इसका कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं था। आज इस दिशा में शिक्षक अपने आप को ढल चुका है, अपने आप को इतने अच्छी तरीके से ऑनलाइन में टीचिंग दे रहा है कि इसके बढ़िया और कोई अदर ऑप्शंस नहीं है। तो इसकी बदौलत अब अगर स्कूलों में अगर स्कूल खुल भी जाती है पैंडेमिक के बाद, मेरा यह कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन इतना इफेक्टिव है कि आप कई ऐसे चीजें आप अपने आप को भेज सकते हैं जो बच्चे एब्सेंट रह जाते थे। एक सिंपल उदाहरण से आपको बताऊंगा कि जो बच्चे क्लास से एब्सेंट रह जाते थे वो बच्चा मिस कर जाता था। लेकिन अभी अगर बच्चा इन द फ्यूचर एब्सेंट रहेगा, अगर टीचर वो ऑनलाइन क्लास लिया है,
वो आराम से उस चीज को रिकॉर्डिंग करके रखा है, तो बच्चा अगर किसी कारण से एब्सेंट भी हो गया तो वो उसको आराम से पढ़ सकता है। लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, लॉट ऑफ कंटेंट्स आ रहे हैं। सबसे बढ़िया कंटेंट आज भारतवर्ष में डिस्कवरी एजुकेशन कंटेंट आ रहा है, और इतने एजुकेशन कंटेंट आ रहा है। आपके प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इतने सारे आ रहे हैं। तो बहुत डेलिकेटली, बहुत एफिशिएंटली बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इस लर्निंग को। मैं आपका रिपोर्ट ये बताऊं, हमने सारे भारतवर्ष से कनेक्ट हैं। आज ऑनलाइन क्लासेस इतने इफेक्टिवली और बच्चे और टीचर को कनेक्ट कर दिया है कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है कोई भी चीज लर्न सीखने के लिए। अच्छी चीज, आपको हर चीज मालूम है। अगर आपको कहीं पे जाना है, अगर कोई भी चीज जानने के लिए आप गूगल में सर्च कर लेते हो, सीधा चलो टाइप कर लो, अब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अगर वही चीज शिक्षक आपको कनेक्ट कर लेता है, पढ़ा लेता है, आई थिंक इट इज द बेस्ट वे। और इन द फ्यूचर ऑनलाइन लर्निंग ना हो के ब्लेंडेड लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग भी होगा, ऑनलाइन लर्निंग, एक ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच आपको आगामी अनदर 2 साल, मैं आपको ये बता रहा हूं, पैंडेमिक कोरोना कोविड-19 से आपको उसके साथ ही रहना है, इसके अलावा नहीं हो सकता। आप कोई नहीं बोल सकता कि अभी 2 महीने में कोविड-19 खत्म हो जाएगी, कोरोना वायरस नहीं रहेगा। आप उसके साथ रह के ही जीना पड़ेगा, हमको रह के ही बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। सो देयर मे बी प्रोसेस होगा, गवर्नमेंट से, एनसीईआरटी से आएगा कि गाइडलाइंस आएगा कैसे आप स्कूल चलाओगे। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम से जो अभी टीचिंग हो रहा है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव है, और आगामी दिनों में उसको ब्लेंडेड लर्निंग के टाइप पे लेके टीचरों को इक्विप करना है। और टीचर सारे भारत में, मैं आपको बताऊं, ये कोरोना वॉरियर्स जो बोलते हैं, योद्धा आपके बॉर्डर में सेव करते हैं, डॉक्टर लाइफ सेव करता है, वैसे ही आज मैं ये बोलूंगा ये टीचर भी कोरोना वॉरियर्स है। टीचर, अगर आप कोई देश को संभालता है, बॉर्डर को, तो आज शिक्षा को संभालता है टीचर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है, टीचर ने अपने आप को पूरा इमीडिएटली कन्वर्ट कर लिया है एक ऑनलाइन टीचर बनके। सो बहुत अच्छा मूव है, एंड आई थिंक इन द फ्यूचर ये बहुत इफेक्टिव साबित होगा। सर, एक जनरल क्वेश्चन रहेगा मेरे लिए, पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, कोविड को देखते हुए हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, साथ में टीचर्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कहते हैं कि टीचर्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, शिक्षा देते हैं, सब कुछ करते हैं। सर, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन जो पॉलिसी आई है और ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रही है, आप एक तरीके से प्रिंसिपल भी रहे हैं और है भी, और मेरे ख्याल से आपको किस तरीके से आप देख पा रहे हैं टीचर्स के लिए चैलेंजेस क्या है इसको लेकर के? देखिए, टीचर की चैलेंजेस बहुत है, और टीचर्स चैलेंजेस लेने के लिए बिल्कुल सक्षम भी है। स्कूलों में अगर हम बात करें, अभी तो आपका 5+3+ आपका जो वो सिस्टम आपने देखे होंगे, जो पॉलिसी आई है, पेडागोजी आई है, 5+3+3+4 का फॉर्मेट आया है। अब स्कूल में पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और प्री और 2 साल का जो क्लास 2 के शिक्षक, वो सब फाउंडेशन में आ गए हैं। उस फाउंडेशन को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षक, अगर आपका उस फाउंडेशन को तैयार कर लें, आपके बच्चे बड़े होते हुए बहुत इजी हो जाएगा। इन 5 साल की पढ़ाई जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब बच्चे खेलकूद की पढ़ाई करेंगे, और अगर वो चीज सक्सेसफुली प्लान आउट कर दिया गया तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्कूल और कोई भी बच्चा अनसक्सेसफुल रहेगा। अब नई शिक्षा में यही है कि कक्षा 6 के छात्र भी इंटर्नशिप परीक्षा दे सकता है। अंग्रेजी में आपको पढ़ाई का अनिवार्यता नहीं रहेगी अप टू क्लास 5। ये सब चीज जो पॉलिसी में आया है, कहीं ना कहीं ये टीचर वेल एक्वेंटेड है, और टीचर फेवरेबल पॉलिसी है, टीचर की वे में उनको ये बनाया गया है। और भारतवर्ष में जो शिक्षा की नीति घोषणा की गई है, ये स्पेसिफिकली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये पॉलिसी एब्सोल्युटली फिट फॉर द टीचर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट रखा गया है, टीचर ट्रेनिंग का हो, टीचर्स की फॉर्मेट प्लानिंग का हो, टीचर की असेसमेंट की हो, ये सब चीज टीचर फेवरेबल किया गया है। और प्रोफेशनली अगर इसको देखा जाए तो ये शिक्षा नीति एक अंतिम रूप में इतना अच्छा साबित होगा कि कहीं ना कहीं हम ये बताते हैं कि दिस इज
गोइंग टू बी वेरी गुड टीचर स्केलिंग, इवैल्यूएशन हो, आपका ट्रेनिंग हो, ये सब चीज उनके मद्देनजर रखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया जाए, प्रॉपरली इसको एक्शन प्लान इसके में ले आया जाए, तो आई डोंट थिंक सो इट विल प्रॉब्लम। और आपको एक पॉइंट ये जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें पेरेंट्स का भी रोल इंपॉर्टेंट रखा गया है, इसीलिए टीचर्स सक्सेसफुल हो जाएगा बच्चे को पढ़ाने में, बच्चे को समझाने में, उसका लर्निंग आउटकम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे पेरेंट ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं बच्चे की उसको कंट्रोल करने में। बच्चे क्या करे, उसकी क्या कॉम्पिटेंसी है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसको ना सोच के पेरेंट्स ज्यादातर क्या बोलता है, वो सोचता है कि मैं तो इंजीनियर हूं, मेरे को ये बनाना है। तो वो जो ज्यादा इंटेलिजेंस हो जाता है तो इट इज किलिंग द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें पेरेंट्स को ये हिदायत किया गया है, लेट अस नॉट प्रेशराइज द चाइल्ड। अगर आप प्रेशराइज करेंगे तो बच्चा कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैसेज ये है उन सब के लिए कि वी नीड टू गिव एन इंपॉर्टेंस टू द चाइल्ड, उसका कैपेबिलिटी देखें, उसके इंटरेस्ट को सोचें और उसमें काम करें, ये भी इसमें दिया गया है। तो इसने कहीं ना कहीं टीचर को ये फेवरेबल हो रहा है। तो ये पॉलिसी बहुत फेवरेबल इन रिलेटेड टू द टीचर्स। और बहुत सारे ऐसे स्किल्स जो टीचर अपना बच्चे को नहीं दे पा रहा था, जैसे कि आपने वोकेशनल सब्जेक्ट देखे होंगे, वोकेशनल सब्जेक्ट क्लास 6 से इंट्रोड्यूस करा गया है, लाइफ स्किल क्लास 6 से आप पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। सो इट इज अ बेटर ऑप्शन टू ग्रूम ए चाइल्ड इन अ बेटर वे। एक अच्छा बच्चा निकल के आएगा और ऑटोमेटिकली दैट इज ओनली द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग अप दिस पॉलिसी। तो बहुत अच्छा मूव है टीचर के लिए। सर एक चीज मैं और इस पे जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा इस पे शिक्षा नीति के बारे में, जो चेंजेस चैलेंजेस जो हमारे पास फेस करने को हैं वो टेक्नोलॉजी को लेकर के, क्या ऐसे चैलेंजेस रहेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो फेस करने पड़ सकते हैं आने वाले टाइम में? जैसे टेक्नोलॉजी चैलेंजेस तो होंगी और हम टेक्नोलॉजी चैलेंजेस को उसको उभर के लाना पड़ेगा, हम लोग को उसको ओवरकम करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास अच्छे स्कूल लीडर्स हैं, टेक्निकल, हमको तो टेक्नोलॉजिकली साउंड बनना है, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन जो ऑनलाइन का आप बात कर रहे थे, अगर भारतवर्ष में अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल डाटा दूं तो 15 लाख ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो भारतवर्ष में एग्जिट करते हैं, और उसमें सिर्फ 9 लाख स्कूल्स जो ऑलरेडी विलेजेस में ही हैं, जिसमें इंटरनेट की प्रॉब्लम है, जहां पे कनेक्शन जा नहीं सकती, जहां पे ब्रॉडबैंड फैसिलिटी नहीं है, जहां पे पेरेंट्स के पास बच्चों को मोबाइल देने के सक्षम भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो या ऐसे आपके जो पढ़ाई का सिस्टम हो जाए, जैसे कि हम बोलते हैं कि ऑफलाइन कंटेंट हो, उसको कभी भी आप टीचर रिकॉर्ड करके उसको स्टोर कर दे और कभी भी भेज दे, बच्चे जब भी उसको फिजिबल इंटरनेट कनेक्शन हो जाए या उसके मोबाइल अवेलेबिलिटी हो जाए तब वो पढ़ सके। तो ऐसे सिस्टम कुछ आपको करना पड़ेगा सभी स्कूलों को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज मैं बोल दिया, अगर दूसरे बार अगर मैं सुनना चाहूंगा तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ सिस्टम को अपने अपने स्कूल से अपना डिलीवर करना चाहिए ताकि वो स्टोर भी हो जाए और बच्चे जब पढ़ना चाहे, जब देखना चाहे, जब इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल हो तब वो पढ़ सके। तो ऐसे कुछ प्लान आउट आपको करने पड़ेंगे, खुद अपने नॉन वीडियोस बनाने पड़ेंगे, करके देना पड़ेगा, तभी आप इस ऑनलाइन या ये जो टेक्नोलॉजी वे में जो टीचिंग हो रहा है कुछ और साल आपको चलेंगे। मेरा मानना है अगले 2 साल तक तो ऐसे ही चलने पड़ेंगे, एक ब्लेंडेड लर्निंग का प्रोसेस तो रहेगा ही। तो आपको उसके नजर रखते हुए कहां आपका बच्चा है, कहां आपका स्कूल है, उसके अनुसार आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने सिस्टम्स को। सर एक बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा नीति आने के बाद बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसी को लेकर के सर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे क्या जोर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? यू सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनसीटी अभी और एनसीईआरटी ये जो करिकुलम डेवलप करते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग भी करते हैं, ये प्रोसेस सिर्फ अभी का नहीं है। मैं एक भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हेड हूं और हमारा ज्यादातर फोकस होता है कि अगर आप शिक्षक को सिखा दें
जैसे बोलते हैं आपको अगर एक पूरे क्लास को सिखाना है तो आपको एक शिक्षक को सिखाना पड़ेगा। तो एक अगर शिक्षक अच्छा टेक्निक पढ़ाने का सीख लेता है, आज के जमाने में अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग या प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये जो टेक्निक्स, इफेक्टिव टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, ये अगर टेक्निक्स टीचर्स को समझ में आ जाता है तो वो क्लासरूम में जाके वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या ब्लेंडेड लर्निंग अच्छी तरह से कर सकता है। तो मेरा ये मानना है गवर्नमेंट इसमें पॉलिसीज में भी बहुत क्लियरली मैंडेट लिखा है कि टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर में जोर दिया जाएगा और टीचर ट्रेनिंग विल बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस, और इसमें प्रॉपरली डिफाइन करके सिर्फ सब्जेक्ट वाइज नहीं, बच्चे के हर स्किल्स को डिफाइन किया जाएगा और उस स्किल्स में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर वो टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई उस सभी स्किल्स में, आई थिंक प्रॉपरली इट विल वर्कआउट और टीचर एजुकेशन जो देना चाहता है क्लासरूम में इफेक्टिवली होगा। गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइंस है और एनसीटीई भी उसमें काम कर रही है, प्रॉपर गाइडलाइंस है। टीचर्स अभी सीबीएसई की बात करें, हर दिन आप टीवीएसई वेबसाइट में जाएंगे तो हर दिन की ट्रेनिंग होती है 1 आवर की, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। मिनिमम एक दिन में 7-8 ट्रेनिंग्स होती हैं। टीचर इजीली वो लॉग इन कर ले और अपना वो ज्वाइन कर ले वहां पे। इट इज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चल रहा है। तो ये बहुत इजी मैंडेट है सीखने के लिए। तो गवर्नमेंट, बोर्ड, एनसीईआरटी हर जगह में प्रोविजंस हैं और हम भी सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट फाउंडेशन भी उसमें रेगुलरली ट्रेनिंग। आज के दिन में ये बताऊं कि मार्च 22 तारीख से आपका लॉकडाउन हुआ था, अब तक 4-5 महीने में मैंने अपना 115 वर्कशॉप्स कराया है। सो इट इज ये हम फील करते हैं कि अगर आप शिक्षकों को पढ़ा लें तो आपका क्लास, आपका स्कूल बेहतर होगा। सर एक बहुत अच्छी बात और है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी फोकस कर रही है सभी वर्ग के लोगों के लिए। तो लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज जो रहेगा वो आम मिडिल क्लास लोगों के लिए, क्योंकि फीस को लेकर के, और फीस एक बहुत बड़ा कहना चाहिए इशू भी बन सकता है आगे लेकर के। क्योंकि सर जब फीस एक तरीके से काफी अभी भी उसमें सवाल उठे हैं फीस को लेकर के कि ऑनलाइन एजुकेशन पे हम डायरेक्ट जब फोकस कर रहे हैं तो स्टूडेंट जब घर पे बैठा हुआ है तो स्टूडेंट वहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कूल के वो सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन फीस को लेकर के सर अगर वो घर पे बैठा हुआ है तो उसके लिए एक चैलेंज और है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, तो उसका इंटरनेट प्लान भी उसका कट चुका है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगता कि फीस पे भी फोकस करना चाहिए था? देखिए, गवर्नमेंट ने एक चीज आपको बहुत क्लियरली बताऊं कि गवर्नमेंट का क्या मैंडेट है इसमें। वेरी क्लियरली उन्होंने बताया कि 4 चीज। एक है कि आप कोई भी फीस बढ़ाएंगे नहीं, नंबर 1। कोई भी चीज उन्होंने, गवर्नमेंट, कोई भी स्कूल ने पिछले साल से जो भी, हर साल आपको मालूम है कि हर साल इंक्रीमेंट होती है, आप पेरेंट्स लोगों के ऊपर 5, 7, 8, 10% की फीस बढ़ती है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। नंबर 2, जो ट्रांसपोर्ट बच्चा यूज नहीं करता है, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि अगर आपका बसेस हो, आप उसके ईएमआई पे करते हैं, उसके ड्राइवर कंडक्टर्स आपके यूज करते हैं, फिर भी पेरेंट्स उसको यूज नहीं करता है, इसलिए आप उनसे चार्ज नहीं लेंगे। बिल्कुल सही, ये भी कोई स्कूल्स नहीं ले रहा है, ये भी रियायती है पेरेंट्स को। नंबर 3, उसमें एक और चीज आया है कि पेरेंट्स जो क्वार्टरली फीस देता था वो क्वार्टरली फीस देने की जरूरत नहीं है, आप मंथली फीस दें, जब आपको इच्छा है दें। कोई आपके फाइन फीस नहीं लगेगी। आप इस 3-4 महीने में नहीं दिए हैं, आप 6 महीने के बाद दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी फीस कटौती है पेरेंट्स के लिए, वो भी रिलैक्सेशन है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षक पढ़ाता है स्कूल में, जो शिक्षक अभी कार्यरत हैं, और ट्यूशन फीस के साथ साथ बहुत सारे ऐसे चीजें जो स्कूल में होती है, सिर्फ पढ़ाने के अलावा, अगर आपका स्कूल में प्रिंसिपल आता है, अगर आपके स्कूल में टीचर्स आते हैं, अगर आपके स्कूल में स्टाफ आते हैं, ये सब चीज जो अदर एक्टिविटीज होती है, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, अगर आपके जूम क्लासेस होते हैं तो स्कूलों को जूम क्लासेस की पेमेंट देनी पड़ती है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम प्लेटफॉर्म लिया है तो माइक्रोसॉफ्ट टीम की प्लेटफॉर्म की पैसा लेते हैं। ये एक अलग खर्चा स्कूल देती है, इसके लिए स्कूल बिल्कुल चार्ज नहीं करती होगी अलग से।
तो मेरा ये कहना मतलब है बहुत सारे ऐसे चीजों में पेरेंट्स को फायदा मिली है। पहले पेरेंट्स स्कूल को भेजने के लिए भी बच्चों का टिफिन का तैयार करता था, बच्चों को आके छोड़ने के लिए आता था। पढ़ाई के बाद बहुत सारे अदर खर्चे भी होते थे, लेकिन वो अदर खर्चे अभी नहीं हो रहे हैं। बच्चा घर पे रह रहा है, सिर्फ उसको देनी पड़ रही है वो ट्यूशन जो फीस जो पिछले साल वो देता था, बस वही देता था और कुछ नहीं देना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे अदर खर्चे जो बच्चे स्कूल आते समय ये खरीदो वो खरीदो, ये सब चीज बंद हुआ है। सो लॉट ऑफ ऐसे चीजें पेरेंट्स को उसको रियायती दी गई है, और ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार जो ये करा गया है, ये शिक्षक को कहीं ना कहीं रखा गया है मद्देनजर। जो शिक्षक आज हर प्रोफेशन को तैयार करता है, उस शिक्षक का भी स्कूल में रहना, रोजगार में रहना, काम पे रहना बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स इसको पैसा नहीं देंगे, अगर वो पैसा सिर्फ ट्यूशन फीस के हिसाब से नहीं देंगे, आज नहीं दिए कल नहीं दिए परसों देना है, अगर वो नहीं दिए तो फिर वो स्कूल फंक्शन कैसे करेगा? अगर मैं स्पेसिफिकली प्राइवेट स्कूल्स की बात करता हूं, तो उसके मद्देनजर रखते हुए पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी सरकार ने दोनों तरफ के लिए सोच समझ के ये काम करा है। इट इज इफेक्टिव। सर, स्किल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं हम, तो जैसे कि मूक कोर्सेज आजकल काफी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का वो फायदा भी उठा रहे हैं और साथ में उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। मूक कोर्सेज का सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, ट्रेनिंग सेशंस भी उनको मिल रहे हैं। तो मूक कोर्सेज सर, ऐसा नहीं लगता कि ये चीजें पहले आ गई होती इससे कि स्टूडेंट्स को और जो थे हम लोग थे और हमको बेनिफिट मिल पाता पहले बहुत, लेकिन अब मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा लगता समय का बहुत, क्योंकि 1986 से और 2020 में आप क्या डिफरेंस देख पाए हैं सर पॉलिसी को लेकर के? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या डिफरेंस देख पाए हैं आप? देखिए, स्किल एजुकेशन जो प्रधानमंत्री जी का भी नारा है कि ये डिजिटल इंडिया बनना चाहिए, स्किल एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहिए, लाइफ स्किल एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहिए। आपको अच्छी तरह से ये पता होगा कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि बच्चों को अगर टाई बांधना सिखाएं और अगर उसको देखें कितने बच्चे टाई बांधना जानते हैं और कितने बच्चे लेस बांधना जानते हैं और कितने बच्चे कंप्यूटर चलाना जानते हैं, आपको अगर ये एनालिसिस करें तो अगर यूकेजी बच्चे को आप देखें तो वो आराम से कंप्यूटर लैपटॉप आप उसको ऑन करके चला भी सकता है, लेकिन वो टाई और आपका लेस बांधना नहीं जानता होगा। तो मेरा ये कहना का मतलब है कि आजकल हर स्किल्स को जानना जरूरी है, स्किल में फोकस्ड होना जरूरी है, आर्ट एजुकेशन में फोकस होना जरूरी है, ताकि वो बच्चा अपना करियर बना सकता है उसमें। अगर वो चीज वो सीख जाएगा, स्कूल में क्लास 6 से वोकेशनल सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है, अगर 6 से वोकेशनल सब्जेक्ट ऐड करा, बच्चा अपना करियर खुद चूज कर सकता है, वो चीज में स्किल हो गया है। बच्चा अपना एक अपना खुद का बिजनेस कर सकता है, वो खुद एंटरप्रेन्योर बन सकता है, उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, वो कितने नौकरियों का पैदा कर सकता है, नौकरियों दिलवा सकता है। सो ये जो कंसर्न है स्किल इंडिया या लाइफ स्किल को फोकस करने का, इस पॉलिसी में ये ज्यादा फोकस दिया गया, इसलिए कि भारतवर्ष के बच्चे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बन सके। एंटरप्रेन्योर बनने से हमारे भारत में बहुत ज्यादा और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले लोग पैदा होंगे। तो ये होने से क्या है कि एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो होनी है वो भारतवर्ष में हो पाएगा, और ये अगर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है तो आई बिलीव कि हमारा भारत बहुत जो सशक्त भारत के बाद नारा बात हो रहा है, वो एक ट्रांसफॉर्म एजुकेशन जो होने वाला है, ट्रांसफॉर्म इंडिया की बात होने वाला है, वो सब चीज सफल हो सकता है। Sir, what all the curriculum integration of essential subjects skills done in new education policy? ये करिकुलम इंटीग्रेशंस में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स इसमें इंटीग्रेट करे हैं, और इसमें जो पहले बताया जाता था कि आप अगर साइंस सब्जेक्ट लिए हैं तो कोई और सब्जेक्ट नहीं ले पाएंगे, इसका एक पूल बनाया गया है पॉलिसी में। ये आने वाला है कि अगर बच्चा आपका साइंस सब्जेक्ट ले रहा है तो वो कॉमर्स का एक सब्जेक्ट ले सकता है, अगर बच्चा कॉमर्स लिया है
तो वो पेंटिंग लेके वो सब्जेक्ट ले सकता है। एक पूल बनाया जा रहा है, वो पूल बहुत जल्दी ये इट विल कम इन द लाइमलाइट। लेकिन ये सिंपली ये किया गया है कि बच्चा पहले क्या होता था, अगर साइंस लिया था तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी लेना है, उसके अलावा और कुछ नहीं ले सकता, आर्ट सब्जेक्ट नहीं ले सकता, कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं ले सकता, या ड्राइंग पेंटिंग में उसकी रुचि है वो नहीं ले सकता। लेकिन अब वो सब चीज हटा दिया गया है। इसमें और एडिशन हो गया है कि आर्ट सब्जेक्ट के साथ बच्चा अपना पसंदीदा सब्जेक्ट एक पूल से वो चूज करके एक सब्जेक्ट ले सकता है। इसमें बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स ऑलरेडी एडेड हुए हैं, लेकिन और ऐसे सब्जेक्ट्स स्ट्रीम्स में एडेड हो रहे हैं, बच्चे इजीली ले सकते हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डिमांडिंग सब्जेक्ट है। आगामी 4-5 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक अप ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट बच्चे लेने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी वो 6 सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत सारे बोर्ड, सीबीएसई मुझे मालूम है लास्ट ईयर ही इसको इंक्लूड करा है। ऐसे बहुत सारे स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, 7-6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं। बच्चों को अदर सब्जेक्ट में जिसमें भी रुचि है वो उस सब्जेक्ट को ले सकता है। तो सर ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि आप सर अगर नंबर की बात करें हैं 10 में से आप कितने नंबर इस एजुकेशन पॉलिसी को आप देना चाहेंगे, और इसका विजन क्या होगा, मतलब इसकी पॉलिसी को लेकर के आगे, और कैसे ये महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे लिए भी, छात्रों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, सभी के लिए। इसी पॉलिसी मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ही वंडरफुल मूव, वंडरफुल पॉलिसी है। बस इसकी यही जरूरत है कि हम इसको कैसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें, प्रॉपरली इसको एग्जीक्यूट करें। और अगर ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, इसकी प्रॉपरली एक्शन प्लान हो गया, तो मैं समझता हूं इसको 10 में से 9 मार्क मिलना चाहिए। बहुत सारे इसमें है पॉइंट्स, इसको हम ऐड कर सकते हैं। फ्यूचर में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी आने वाली है, उसको हम करेंगे। लेकिन मेरा ये विजन है कि यूनिवर्सल विजन है, यूनिवर्सल विजन ऑफ क्वालिटी चाइल्डहुड एजुकेशनल डेवलपमेंट जो हम बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, तो ये संभव हो सकता है अगर इसकी प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की पॉलिसीज तैयार करें, प्रॉपरली करने की इसको एक स्ट्रैटेजी बनाए। अगर ये स्ट्रैटेजीज बना दी जाए तो आई डोंट थिंक सो ये जो पॉलिसी बना है, मेरा जो कुछ ऐसे पॉइंट जैसे कि लोकल लैंग्वेज को, मदर टंग को फोकस ज्यादा करना है, इसमें करने से ऑटोमेटिकली बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हम लोग ज्यादा फोकस करते थे इंग्लिश में टीचिंग होना चाहिए, इंग्लिश में टीचिंग होना चाहिए। बच्चा अप टू 5 तक अगर आपको लोकल लैंग्वेज को, मदर टंग को ज्यादा फोकस दिया गया है, तो इसके ये कारण कि उसके कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती जाएगी। तो उसके बाद में क्लास 5 के अनुसार बढ़ने के बाद वो धीरे धीरे इंग्लिश तो समझ ही जाएगा। तो मेरा कहने के मतलब है, उन्होंने जो 5+3+3+4 का जो सिस्टम बनाया है बहुत ही बेहतरीन बनाया है। और इसमें ये बोलना चाहूंगा, जहां राइटिंग स्किल्स, जहां ये मदर टंग के लैंग्वेज होना चाहिए, जहां मैथमेटिक्स का फोकस होना चाहिए, जहां वोकेशनल कोर्सेज का फोकस होना चाहिए, वो सब चीज इतना बेहतरीन वे में करा गया है कि ये बहुत इफेक्टिव होगा इन द डेज टू कम। और रहा जो कॉलेज बच्चों के लिए मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम जो करा गया है, जो वो बहुत इफेक्टिव होगा। और शिक्षा पे अगर जब वो जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात करें, मेनली जो शिक्षा पे अगर जो 6% जीडीपी का बात कर रहा है, उसमें लिखा गया है अगर 6% की खर्चा अगर होगा और 2030 तक अगर एजुकेशन फॉर ऑल जो विजन बनाया गया है अगर उसको लाना होगा, तो आपको आई थिंक एक प्रॉपरली एक प्लान आउट करना पड़ेगा, इसकी एक्शन प्लान बनानी पड़ेगी। अगर ये एक्शन प्लान प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए आपका स्कूल एजुकेटर होता है, आपका स्कूल प्रिंसिपल होता है, हर स्कूल प्रिंसिपल एजुकेटर्स इस एजुकेशन पॉलिसी को समझे। इसका डिस्कशन सिर्फ आज का ये 1 घंटा ना हो, इसकी पूरी मंथन हो, इसके ऊपर चर्चा हो। मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा आपको, ये बहुत अप्रिशिएटिव इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये डिस्कशन लगातार होनी चाहिए। ये डिस्कशन अगर कंटिन्यूअसली सभी लोग उसको अटेंड करें, सुने,
सिर्फ पेपर में रह जाने से नहीं होगा। 5वीं तक का जो पढ़ाई अब मातृभाषा में, ये समझना चाहिए। अगर हम नई शिक्षा नीति को सही तरीके से समझाएंगे नहीं, और तब आई थिंक इट विल बी ए फेल्योर। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ें और इसके ऊपर डिस्कशन करें। लॉट ऑफ इसमें इनपुट है। आपको अगर स्कूल में इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाए, आपको इसकी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फॉर्मेट के अनुसार अभी आपको ये बता दो, ये कब से इंप्लीमेंट होगा ये अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया गया है। ये इस साल से होगा या अगले साल से होगा, लेकिन वो गाइडलाइंस आ जाएगी। तब तक शिक्षक, स्कूल तैयार हों कि इस पॉलिसी के अनुसार अपना फ्यूचर का कैलेंडर बनाए, अपना फ्यूचर का करिकुलम बनाए। आपका जो स्कूल कैलेंडर बनता है इसके अनुसार बनाए। तो अगर ये सब चीज अपने स्कूल वाले करते हैं, आई थिंक इट विल बी ए वेरी वेलकम मूव, और ये पॉलिसी एक सक्सेसफुल रूप में जाएगा। सर एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, आप जुड़े हैं हमारे साथ, आज आपने समय दिया, बहुत बढ़िया सेशन रहा है आज हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर। बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को, सभी लोगों को, आगरा शहर वासियों को भी, क्योंकि सर एक जब तक डिस्कशन नहीं होगी अब तक लोगों को पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में ये है क्या। और जैसे कि आपने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, और अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को मालूम पड़ सके कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। सर एक्चुअल में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तो बात कर लेते हैं, हम नए नए पॉलिसी की भी बात कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं। तो वो कैसे आप देख पा रहे हैं? जैसे आपने कहा कि इसको अभी टाइम लगेगा, लगेगा, लेकिन सर कितना लगेगा ये भी सोचना पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड में और टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक रेस लगी हुई है टेक्नोलॉजी के मामले में, एजुकेशन के मामले में। तो अगर हम लोग आए भी हैं, अगर हमने सोचा भी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, काफी सालों बाद अगर ये नई पॉलिसी अगर आई है, तो कैसे सर कितना समय लग सकता है इसको लेकर के इम्प्लीमेंट एक तरीके से सर? देखिए, अभी मिनिस्ट्री से यह बात हुआ है कि बाई नवंबर आपका एनसीएफ में काम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में काम होना चालू हो जाएगा। तो जब एनसीएफ में काम होना चालू हो जाएगा, आई बिलीव एवरीथिंग इज रेडी। अभी मिनिस्ट्री पूरा गाइडलाइंस निकालने वाली है, उसमें बहुत काम ऑलरेडी हो चुका है। बस इसमें कुछ एलाबोरेट वे में जो डिस्कशन होना था वो एलाबोरेटली आपके पास आ जाएगा। ये जो पॉलिसी अभी इन द पैंडेमिक टाइम में डिक्लेयर कर दिया गया है, इसका ये मतलब है कि आप सब लोग इसको पढ़ें, आप इसके लिए तैयार हो जाएं। और इसमें जो एलाबोरेट वे में जो आ जाएगा, जैसे आपको बोले कि प्री प्राइमरी को फाउंडेशन बोला जाता है, उसके बाद आपको प्राध्यात्मिक बोला गया, उसके बाद माध्यमिक बोला गया, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज बोला गया। पहले 10+2 था, अभी ये 5+, ये कॉन्सेप्ट एक स्कूल वाले को, स्कूल प्रिंसिपल को, स्कूल टीचरों को, स्कूल पेरेंट्स को, स्कूल स्टेक होल्डर्स को पता होना जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट उन्होंने पता कर लिया तो उसमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसकी एक्शन प्लान बनाना है, ये तैयारी शुरू हो गई है। मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपने स्कूल में इसकी प्लानिंग अभी से तैयार करके रखा है कि ऐसे अभी हमको करना है। और मैं इसको एक ऐसा वेलकम मूव मानता हूं कि देश की नई शिक्षा नीति जो कैबिनेट ने मंजूर की है, बहुत वेलकम मूव है। और हम उसमें अमल, अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो आप उसमें वर्क करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा, इसके मंथन करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इसके डिस्क्रिप्शन आने वाली है, और हम इसके लिए इसकी डिस्कशंस, इसकी बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं, बहुत सारे इसमें लोग, डिस्कशन हो रहा है। आपको प्रधानमंत्री जी का भी आपने सुना होगा, लाइव डिस्कशन हो रहा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। उन्होंने हायर एजुकेशन में भी उन्होंने डिस्कस करा, स्कूल एजुकेशन में भी डिस्कस करा। तो ये कहीं ना कहीं सभी का इनिशिएटिव है ये करने का। थैंक यू सर। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि सेशन खत्म होने वाला है, 8 सेकंड रह गए हैं और ये एकदम